दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निरुपम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, किस हिंदू वर्ष में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था? जिसका सही उत्तर होगा वर्ष 2006। वर्ष 2006 में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। हमारा अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए देखते स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 समानता, ऑप्शन 3 भारतीत्व, ऑप्शन 4 न्याय। इस प्रकार इसका सही क्रम होगा, पहले नंबर पर होगा न्याय, पहले नंबर पर होगा न्याय, दूसरे नंबर पर होगा स्वतंत्रता, तीसरे नंबर पर होगी समानता और चौथे नंबर पर होगी भारतीत्व। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4, 1, 2, 3। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सही क्रम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, उसके बाद बंधुता, फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। इस प्रकार संविधान के प्रथम शब्दों का सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? जिसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? जिसका सही उत्तर होगा अखंडता। बंधुता को शामिल किया गया था, समानता को भी शामिल किया गया था और संप्रभुत्व को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अखंडता, जो कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो के.एम. मुंशी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। हमारा अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो कि सही है। सब धर्मों का समान आदर करना, जो कि सही है। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, जो कि सही है। यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है, जो कि गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंश नहीं है? संघवाद, जो कि संविधान के प्रस्तावना का अंश नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संघवाद। धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक गणतंत्र और समाजवाद हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंग है। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। भारत ना तो संघ न ही संघवाद है, यह केवल राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, जो कि गलत है। अधार्मिकता, जो कि गलत है। राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, जो कि सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। हमारा 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता को माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनता। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्च स्थिति होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा? जिसका सही उत्तर होगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है और इसी पंथनिरपेक्ष शब्दावली को
संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया? इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। B.L. ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। हमारा 16वां प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया फ्रांस की क्रांति से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया। हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित 1789 में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांसीसी तानाशाही शासक लुई 16वें के खिलाफ हुआ। इस क्रांति का लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व प्राप्त करना था। इस घटना ने, कहने का तात्पर्य, फ्रांसीसी क्रांति ने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई, 1760 में औद्योगिक क्रांति और 1917 में रूसी क्रांति हुई। हमारा 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, विचार की स्वतंत्रता जो कि शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि शामिल है, विश्वास की स्वतंत्रता जो कि शामिल है, आर्थिक स्वतंत्रता जो कि शामिल नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। पहले नंबर पर होगा न्याय, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता, तीसरे नंबर पर समता, चौथा नंबर पर भ्रातृत्व। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थितियाँ क्या थी? इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्दावली को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सार्वभौमिकता से आशय सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन से संप्रभुता जो कि उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक जो कि प्रस्तावना में उल्लेख है, संघीय जिसका उल्लेख नहीं है, ऑप्शन डी पंथनिरपेक्ष जिसका प्रस्तावना में उल्लेख है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द को उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संघीय शब्द वर्णित नहीं है। यह शब्द अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का उपयोग किया गया है। हमारा 22वां प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका से संबंधित ऑप्शन ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती जो कि गलत है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती जो कि गलत है। ऑप्शन सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग जो कि गलत है। ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है जो कि सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन से प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकार में जो कि गलत है। प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है जो कि सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रस्तावना, ऑप्शन बी, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है जो कि गलत है। यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है जो कि गलत है। यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है जो कि सही है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जो कि सही है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है जो कि सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डी, ई। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डी और ई।
हमारा अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम से रखिए। आइए देखते हैं, क्रम से सजाते हैं। इस प्रकार पहला रखा जाएगा विचार की स्वतंत्रता को, उसके बाद रखा जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार इस प्रश्न का संयुक्त होगा डी, विचार की स्वतंत्रता सर्वोपरि से, उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म, फिर उपासना की स्वतंत्रता को रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता का क्रम है विचार, उसके बाद अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को इस क्रम में रखा गया है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि ऑप्शन ए, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि गलत है। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, जो कि सही है। विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, जो कि सही है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, जो कि गलत है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, जो कि सही है। गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि नित्य है, जो कि गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा, तीसरा एवं पांचवा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? भारत में राजनीतिक संप्रभु जनता को कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता को कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, ऑप्शन ए देखते हैं, धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, जो कि गलत है। धार्मिकता, जो कि गलत है। ऑप्शन सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, जो कि सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकती। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।